कि इस पृथ्वी पर हमारे साथ लाखों ऐसी प्रजातियां रह रही हैं जिनके बारे में हमें आज तक कुछ पता ही नहीं है। सच में, घने जंगलों और गहरे महासागरों में ऐसे अनगिनत रहस्य छिपे हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल की दुनिया में कदम रखने वाले हैं। हम जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी और उसके संरक्षण को डिकोड करेंगे। ये टॉपिक सिर्फ प्रकृति की विशालता के बारे में नहीं है, बल्कि ये इस ग्रह पर हमारे और हर जीव के वजूद की नींव है। तो चलिए, बिना किसी देरी के देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले जीवन की विविधता, फिर जैव विविधता के स्तर, इसके बाद प्रजातियों की वो संख्या जो आपका दिमाग घुमा देगी। फिर हम देखेंगे महाविविधता केंद्र के रूप में भारत की स्थिति, और अंत में इसके भौगोलिक पैटर्न को समझेंगे। भाग 1, जीवन की विविधता। तो सबसे पहले ये जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या? अगर आसान भाषा में कहें तो ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हर लेवल पर मिलने वाली वैरायटी है। एक छोटी सी सेल के अंदर मौजूद अणुओं से लेकर दुनिया के विशाल बायोम तक हर जगह विविधता है। और पता है इस शब्द को इतना पॉपुलर किसने बनाया? मशहूर सोशियोबायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने। उन्होंने ही इस साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को हम आम लोगों तक पहुंचाया। भाग 2, जैव विविधता के स्तर। विल्सन साहब ने इस पूरी जटिलता को 3 अलग अलग स्तरों में बांटा। पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी। आमतौर पर हमें लगता है कि डाइवर्सिटी सिर्फ अलग अलग जानवरों या पौधों के बीच होती है, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। एक ही प्रजाति के अंदर भी विविधता होती है, उनके जीन्स के लेवल पर। उदाहरण के लिए, हिमालय में पाई जाने वाली एक औषधीय वनस्पति है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। इससे रेसिरपिन नाम का रसायन मिलता है और इसकी क्षमता हर पौधे में अलग अलग होती है। और भारत में धान यानी चावल की 50,000 से भी ज्यादा किस्में हैं। आम की ही 1,000 से ज्यादा वैरायटी हैं। सोचिए, प्रजाति एक लेकिन वैरायटी असीमित। अब एक लेवल ऊपर चलते हैं। दूसरा स्तर है प्रजातीय विविधता यानी स्पीशीज डाइवर्सिटी। यहां हम एक पूरे इलाके में प्रजातियों के घनत्व को देखते हैं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमारे अपने देश में है। अगर आप भारत के पश्चिमी घाटों यानी वेस्टर्न घाट को देखें तो वहां पूर्वी घाटों की तुलना में एम्फीबियंस यानी उभयचरों की विविधता कहीं अधिक है। और तीसरा सबसे बड़ा कैनवस है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये किसी क्षेत्र के पूरे इकोसिस्टम की विविधता है। इसे ऐसे समझिए, भारत में रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव और वेटलैंड्स सब कुछ एक ही देश की सीमाओं के भीतर मौजूद हैं। अब इसकी तुलना नॉर्वे जैसे किसी स्कैंडिनेवियाई देश से कीजिए, जहां का पर्यावरण लगभग एक जैसा ही रहता है ना? जमीन आसमान का फर्क। भाग 3, प्रजातियों की अविश्वसनीय संख्या। अब एक ऐसा सवाल जो शायद हर किसी के मन में आता है, आखिर इस पृथ्वी पर कुल मिलाकर कितनी प्रजातियां मौजूद हैं? IUCN के 2004 के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमने अब तक सिर्फ 15 लाख प्रजातियों को ही खोजा है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ वो आंकड़ा है जिसे इंसान अब तक डॉक्यूमेंट कर पाया है। असली पिक्चर तो अभी बाकी है। जाने माने साइंटिस्ट रॉबर्ट मे ने एक ग्लोबल एस्टीमेट लगाया था और वो आंकड़ा था 70 लाख। जी हां, 7 मिलियन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लाखों प्रजातियां तो अभी भी हमारी नजरों से बिल्कुल ओझल हैं। हम जो दुनिया जानते हैं वो अनजान दुनिया का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। और अगर हम इन 15 लाख खोजी गई प्रजातियों को ब्रेक डाउन करें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। ये पूरी तरह से जानवरों के पक्ष में झुका हुआ है। कुल प्रजातियों में 70% से ज्यादा तो सिर्फ जानवर हैं, जबकि पौधे 22% के आसपास ही सिमट कर रह गए हैं। अब इस 70% वाले आंकड़े में एक और रूल ऑफ 70 है जो बहुत मजेदार है। जानवरों की इस पूरी आबादी में सबसे बड़ा राज किसका है? कीड़े मकोड़ों का। कुल जानवरों में 70% केवल कीट हैं। मतलब अगर आप इस धरती पर मौजूद किन्हीं 10 जानवरों को गिने तो उनमें से 7 तो कीड़े ही निकलेंगे। और अब एक ऐसा फैक्ट जो सच में हैरान कर देने वाला है। फंगस यानी कवक की कुल प्रजातियां दुनिया भर की सभी मछलियों, एम्फीबियंस, सरीसृपों और स्तनधारियों की कुल संख्या को मिला देने के बाद भी उनसे कई ज्यादा हैं। प्रकृति में साइज से ज्यादा वैरायटी मायने रखती है। भाग 4, भारत महाविविधता का केंद्र। तो इस पूरी ग्लोबल बायोलॉजिकल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है? सच कहूं तो हमारी स्थिति बहुत ही खास है। दुनिया के कुल भूभाग का हमारे पास सिर्फ 2.4% है, लेकिन
ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में हमारा योगदान 8.1% का है। जमीन कम लेकिन विविधता का लेवल बहुत हाई। और इसी वजह से भारत को दुनिया के 12 मेगा डाइवर्सिटी देशों में गिना जाता है, जहां पौधों की लगभग 45,000 और जानवरों की 90,000 से भी अधिक प्रजातियां मौजूद हैं। भाग 5 भौगोलिक प्रतिरूप। अब थोड़ा भूगोल की बात करते हैं। जीवन कहाँ फैलेगा फूलेगा, इसके भी कुछ नियम हैं। पहला और सबसे बड़ा नियम है अक्षांशीय प्रवणता या लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। इसे सिंपल तरीके से समझें तो जैसे जैसे आप इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा से पोल्स या ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी लगातार कम होने लगती है। मतलब इक्वेटर के आसपास के ट्रॉपिकल इलाकों में सबसे ज्यादा जीवन बसता है। और इस नियम का सबसे जीता जागता सबूत है अमेज़न का वर्षावन, जिसे बिल्कुल सही मायनों में पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जरा इसके नंबर सुनिए। 40,000 पौधों की प्रजातियां, 3,000 तरह की मछलियां, 1,300 पक्षी, 427 स्तनधारी और 1.25 लाख से भी ज्यादा इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी जीव। ये जगह सचमुच किसी प्राकृतिक अजूबे से कम नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इन ट्रॉपिकल क्षेत्रों में ही इतनी ज्यादा विविधता क्यों है? विज्ञान हमें इसके 3 साफ कारण बताता है। पहला, समय और स्थिरता। ये इलाके अतीत के भयंकर हिमयुगों से बचे रहे, जिससे यहां जीवन को इवॉल्व होने का एक लंबा, बिना रुकावट वाला समय मिला। दूसरा, एक स्थिर एनवायरनमेंट, जहां मौसम में बहुत ज्यादा और अचानक बदलाव नहीं होते। और तीसरा, सोलर एनर्जी। इक्वेटर के पास ज्यादा धूप मिलती है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है और पूरा इकोसिस्टम तेजी से फलता फूलता है। भूगोल के साथ साथ एक और चीज है जो डाइवर्सिटी को तय करती है, और वो है गणित। जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दक्षिण अमेरिका के जंगलों में बहुत समय बिताया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम दिया, जातीय क्षेत्र संबंध यानी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आप एक बड़े एरिया को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई प्रजातियां मिलने की संभावना बढ़ती जाती है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। इस बात को एक इक्वेशन से समझाया जाता है, S=CAZ। अब इसमें ये जो Z वैल्यू है, ये बहुत ही दिलचस्प है। अगर आप एक छोटे इलाके को देखें तो ये वैल्यू 0.1 से 0.2 के बीच रहती है, लेकिन जैसे ही आप किसी पूरे महाद्वीप जितने विशाल एरिया को एनालाइज करते हैं तो ग्राफ की ढलान एकदम खड़ी हो जाती है और ये Z वैल्यू उछलकर 0.6 से 1.2 तक पहुंच जाती है। ये प्रकृति का अपना एक अद्भुत गणित है जो बिल्कुल सटीक काम करता है। हम बात कर रहे हैं जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के नुकसान और उसे बचाने के तरीकों के बारे में। हमारी धरती पर जीवन की जो इतनी अद्भुत विविधता है, वो आखिर इतनी तेजी से खत्म क्यों हो रही है और उसे बचाना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है, यही सब आज हम इस विश्लेषण में गहराई से समझेंगे। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। क्या आपको पता है कि आज मानवीय गतिविधियों के कारण प्रजातियों के विलुप्त होने की जो दर है, वो प्राकृतिक दर से 100 से 1000 गुना अधिक तेज हो गई है? जी हां, 100 से 1000 गुना। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही भयानक चेतावनी है कि हम कितनी तेजी से अपने आसपास के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए खोते जा रहे हैं। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य रूप से 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जैव विविधता का कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। उसके बाद इस तबाही के 4 मुख्य कारणों पर बात करेंगे। फिर हम समझेंगे कि आखिर हमें इन प्रजातियों को बचाना ही क्यों चाहिए। इसके बाद संरक्षण के 2 सबसे प्रमुख तरीकों को जानेंगे और अंत में देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर क्या प्रयास हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे पहले भाग से, जैव विविधता की भारी क्षति और IUCN रेड लिस्ट के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े। प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था IUCN, उसकी 2004 की रेड लिस्ट के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। पिछले सिर्फ 500 वर्षों में हमने 784 प्रजातियों को हमेशा के लिए खो दिया है। अगर हम इन्हें बांट कर देखें तो इनमें 338 कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स, 359 अकशेरुकी और 87 पौधों की प्रजातियां शामिल हैं। अब यह सिर्फ गणित के नंबर नहीं हैं, ये साफ तौर पर बताते हैं कि तबाही जीवन के हर रूप और हर स्तर पर मची हुई है। इन आंकड़ों के पीछे असल में असली जीवन की बहुत ही दुखद कहानियां हैं। जरा इन मशहूर जीवों के बारे में सोचिए जो अब सिर्फ किताबों और तस्वीरों तक सिमट कर रह गए हैं। मॉरिशस का डोडो पक्षी, अफ्रीका का अनोखा क्वागा, ऑस्ट्रेलिया का थाइलेसीन, रूस की स्टेलर सीकाओ और बाघों की 3 उप प्रजातियां बाली, जावन और कैस्पियन टाइगर। ये वो शानदार जीव हैं जिन्हें हमारी दुनिया ने हमेशा के लिए खो दिया है, बिल्कुल हमेशा के लिए। अब आते हैं दूसरे भाग पर। आखिर इस विनाश के पीछे कारण क्या है? वैज्ञानिक इसे द इविल क्वाड्रेट या विनाशकारी चौकड़ी कहते हैं।
इस चौकड़ी का पहला और सच कहूं तो सबसे बड़ा कारण है आवासीय क्षति और विखंडन, मतलब जीवों के घर का छिन जाना। जब खेती या विकास के नाम पर विशाल जंगलों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है तो स्तनधारियों और पक्षियों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेज़न के जंगल, जिन्हें कृषि के लिए बेतहाशा काटा जा रहा है। अब आप ही बताइए, जब जीवों का घर ही छिन जाएगा तो उनका वजूद कैसे बचेगा? दूसरा बड़ा कारण है अति दोहन, यानी जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। जब इंसान अपनी लालच में अंधा होकर प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे हद से ज्यादा उपयोग करने लगता है तो प्रजातियां सीधे तौर पर नष्ट हो जाती हैं। इसी बेतहाशा लालच की वजह से स्टेलर सी काऊ और पैसेंजर पिजन यानी यात्री कबूतर हमेशा के लिए इस दुनिया से खत्म हो गए। मानवीय लालच कैसे तबाही लाता है, ये उसका जीता जागता सबूत है। तीसरा बड़ा खतरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। जब किसी पर्यावरण में बाहर से कोई नई प्रजाति लाई जाती है ना, तो वो वहां की अपनी स्थानीय प्रजातियों के लिए काल बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में बाहर से नाइल पर्च नाम की मछली को डाला गया तो वहां की स्थानीय सिचलिड मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गईं। हमारे यहाँ भी गाजर घास, जलकुंभी और अफ्रीकन कैटफिश जैसे विदेशी पौधे और जीव हमारी अपनी प्रजातियों के लिए बहुत बड़ा संकट बने हुए हैं। और इस विनाशकारी चौकड़ी का आखिरी कारण है सहविलुप्तता या को-एक्सटिंक्शन। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है, मतलब एक गिरा तो दूसरा भी अपने आप गिर जाएगा। जब एक प्रजाति विलुप्त होती है तो उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने वाली दूसरी प्रजाति भी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई खास पौधा खत्म हो जाए तो उस पर निर्भर रहने वाला वो खास परागण करने वाला कीट भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। चलिए अब अपने तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। समस्या तो हमने देख ली, पर सवाल यह है कि हमें संरक्षण क्यों करना चाहिए। इसके 3 बहुत ही ठोस कारण हैं। इसे हम 3 नजरियों से समझ सकते हैं। पहला है संकीर्ण रूप से उपयोगितावादी, यानी हमारा सीधा आर्थिक फायदा। प्रकृति हमें अनाज देती है, लकड़ी देती है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि 25% से ज्यादा दवाइयां हमें सीधे पौधों से मिलती हैं। दूसरा है व्यापक रूप से उपयोगितावादी। इसमें वो अमूल्य सेवाएं आती हैं जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, जैसे अमेज़न के जंगल जो पूरे धरती की 20% ऑक्सीजन बनाते हैं, या फिर फसलों का परागण। और तीसरा है हमारा नैतिक कारण। इस धरती पर रहने वाले हर जीव का अपना एक महत्व है, अपनी एक वैल्यू है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने को सुरक्षित रखें। अब आते हैं चौथे भाग पर, संरक्षण के 2 मुख्य तरीके, स्वस्थाने यानी इन सीटू और बाह्य स्थाने यानी एक्स सीटू। तो सबसे जरूरी बात यह है कि हम इन दोनों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ तौर पर समझें। स्वस्थाने या इन सीटू का मतलब है जीवों को बिल्कुल उनके ही प्राकृतिक घर यानी जंगल के भीतर ही सुरक्षा देना। वहीं दूसरी तरफ बाह्य स्थाने या एक्स सीटू का मतलब है उन संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से निकालकर किसी बहुत ही सुरक्षित और विशेष रूप से बनाए गए कृत्रिम स्थान पर ले जाकर बचाना। स्वस्थाने यानी इन सीटू संरक्षण के दुनिया भर में कई शानदार उदाहरण हैं। पूरी दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट पहचाने गए हैं और आपको गर्व होना चाहिए कि इनमें से 3 हमारे भारत में हैं। भारत के पास जीवों को उनके प्राकृतिक घर में बचाने का एक बहुत ही विशाल नेटवर्क है, जिसमें 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, 90 राष्ट्रीय उद्यान और 448 वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पवित्र उपवन भी हैं, जैसे राजस्थान की अरावली की पहाड़ियाँ, जहाँ लोग अपनी गहरी सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था के कारण जंगलों की रक्षा करते हैं। दूसरी ओर बाह्य स्थाने यानी एक्स सीटू संरक्षण उन जीवों के लिए एक तरह से लाइफ बोट या जीवन रक्षक नौका का काम करता है जो अब अपने प्राकृतिक घर में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं बचे हैं। इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं हमारे चिड़ियाघर यानी जू, बोटानिकल गार्डन्स और वन्यजीव सफारी पार्क। यहाँ उन जीवों की बहुत ही विशेष देखभाल की जाती है। लेकिन विज्ञान यहीं नहीं रुका है। आज संरक्षण का मतलब सिर्फ बाड़े बनाना नहीं रह गया है। क्रायोप्रिजर्वेशन जैसी एकदम अत्याधुनिक तकनीकें आ गई हैं, जहां संकटग्रस्त प्रजातियों के युग्मकों को लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। जरा सोचिए। इसके अलावा जीन बैंक, बीज बैंक और टिश्यू कल्चर जैसी तकनीकें भी भविष्य के लिए पौधों और जीवों को बचाने का बहुत ही शानदार काम कर रही हैं। अब हम अपने 5वें और अंतिम भाग पर आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास और वैश्विक शिखर सम्मेलन।
पूरी दुनिया इस खतरे को लेकर कैसे एकजुट हुई है, जरा इस सफर को देखिए। 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में एक बहुत ही ऐतिहासिक पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट हुआ था। इसके ठीक 10 साल बाद 2002 में जोहानिसबर्ग में विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 190 देश एक साथ आए। उन्होंने बाकायदा ये प्रतिज्ञा ली कि वे 2010 तक वैश्विक और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता के नुकसान की दर को काफी हद तक कम कर देंगे। तो इस पूरे विश्लेषण में हमने देखा कि नुकसान कितना बड़ा है, वो विनाशकारी चौकड़ी क्या है और विज्ञान और दुनिया मिलकर इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं। अब अंत में हमें इस एक सवाल पर बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए। मानवता आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पीछे कैसी विरासत छोड़कर जाएगी? क्या हम उन्हें एक ऐसी हरी भरी समृद्ध धरती सौंपेंगे जहां हर तरह का जीवन पनपता हो, या फिर सिर्फ विलुप्त हो चुकी प्रजातियों की एक लंबी सी सूची? इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के साथ आज की यह चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।